एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपने हाथ से गोली नहीं चलाई, फिर भी पूरा मुंबई उसके नाम से कांपता था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, नेता उससे मिलना चाहते थे और फिल्म इंडस्ट्री उसके स्टाइल की दीवानी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा नहीं बल्कि उसका भरोसा था। आखिर कैसे गरीब मजदूर बम्बई का सबसे ताकतवर डॉन बन गया? ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने अंडरवर्ल्ड के रूल्स ही बदल दिए। एज ऑफ स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1940 के आसपास जब हिंदुस्तान अभी आजादी की जंग लड़ रहा था, उसी दौर में साउथ इंडिया के एक गरीब घर का एक जवान रोजगार की तलाश में बम्बई पहुंचता है। उसके पास ना कोई सिफारिश थी, ना पैसा और ना ही रहने का ठिकाना। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि किसी तरह अपनी फैमिली को भूख और गरीबी से निकाल सके। लेकिन उस वक्त बम्बई सिर्फ ख्वाबों का शहर नहीं था। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते थे, लेकिन कम ही लोग अपनी पहचान बना पाते थे। शुरू के दिनों में उसने छोटे मोटे काम किए, कभी पंक्चर की दुकान पर मजदूरी, कभी सामान उठाने का काम और कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि पेट भर कर खा सके। कई बार ऐसा भी होता था कि अपनी जरूरत पूरा करना भी मुश्किल हो जाता था, फिर भी घर वालों को पैसे भेजने पड़ते थे। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई आजमाइश था, लेकिन शायद किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बम्बई पोर्ट चलने का मशवरा दिया। उसने कहा कि वहाँ मजदूरी का पैसा ज्यादा मिलता है। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब मजबूरी बढ़ गई तो वो डॉक्स पर पोर्टर बन गया। रोज भारी क्रेट्स उठाना, जहाजों से सामान उतारना और दिन भर पसीना बहाना उसकी रूटीन बन गया था। इसी पोर्ट पर उसने पहली बार बम्बई की असल दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छुपी रहती है। उस जमाने में इंडिया में इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और लग्जरी सामान पर भारी टैक्सेस लगते थे। इसी वजह से कई लोग कानूनी रास्ते के बजाय छुपकर सामान लाने लगे। बम्बई पोर्ट धीरे धीरे सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा, ये इलीगल ट्रेड का सबसे बड़ा मरकज बनता जा रहा था और हाजी मस्तान हर रोज इस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन पोर्ट पर काम करना आसान नहीं था। वहाँ हर एरिया पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा था, जो उनकी बात ना माने उसका काम करना मुश्किल हो जाता था। एक दिन मस्तान का सामना एक ऐसे बदमाश से हुआ जो मजदूरों को डरा कर पैसा वसूल करता था। सबको लगा कि ये एक नया लड़का है और अभी डर कर पीछे हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे पोर्ट को हिला दिया। मस्तान ने कुछ वफादार साथियों को साथ मिलाया और उस गुंडे का खुलकर मुकाबला किया। उस दिन के बाद लोग उसे सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर देखने लगे। इसी वाकये ने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे थे और जब किसी इंसान को लोगों का भरोसा मिल जाए तो उसके लिए नए दरवाजे खोलने लगे। कुछ ही अरसे बाद एक दोस्त ने उसके सामने एक ऐसी ऑफर रखी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। काम सिर्फ इतना था कि बाहर से आने वाले महंगे सामान को कस्टमर्स की नजरों से बचाकर बाहर निकालना था, बदले में अच्छा पैसा मिलना था। पहले मस्तान ने काफी सोचा। उसे पता चला था कि ये रास्ता कानूनी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी, जिम्मेदारियां और बेहतर जिंदगी का ख्वाब था। आखिरकार उसने ये रिस्क लेने का फैसला कर लिया और यहीं से शुरू हुआ बम्बई का सबसे मशहूर स्मगलर का सफर। सफर शुरू में वो सिर्फ दूसरों के लिए सामान बाहर निकालता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हर सिस्टम को समझना शुरू कर दिया। कौन सा ऑफिसर किस वक्त ड्यूटी पर होता है, किस रूट से सामान निकाल सकता है और किन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। हर दिन के साथ उसका एक्सपीरियंस और नेटवर्क दोनों बढ़ते रहे। फिर एक दिन उसकी मुलाकात गल्फ से आने वाले एक बड़े गोल्ड स्मगलर से हुई। वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो वफादार हो, होशियार हो और पैसों के लिए धोखा ना दे। कई लोगों ने हाजी मस्तान का नाम सजेस्ट किया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक कंसाइनमेंट इंडिया पहुंची ही थी कि अचानक कस्टम्स और पुलिस ने पूरे पोर्ट को घेर लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, स्मगलर्स भागने लगे, कुछ लोग पकड़े गए और उस दिन एक ऐसा
ऐसा फैसला हुआ जिसने हाजी मस्तान की तकदीर ही हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस के घेरने के बाद हर स्मगलर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग तुरंत पकड़े गए, लेकिन हाजी मस्तान ने घबराने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल किया और वो कंसाइनमेंट को महफूज जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो गया, जबकि उसका अरब पार्टनर गिरफ्तार हो गया और उसे सालों की सजा सुनाई गई। अब सबको लग रहा था कि इतना कीमती सोना हाजी मस्तान कभी वापस नहीं करेगा। आखिर अंडरवर्ल्ड में पैसा और मौका मिलते ही लोग वफादारी भूल जाते हैं, लेकिन हाजी मस्तान ने वो किया जिसने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। 3 साल बाद जब वो स्मगलर जेल से रिहा हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सीधा हाजी मस्तान के पास गया। उसे यकीन था कि उसका सोना कब का बिक चुका होगा, लेकिन हाजी मस्तान ने बिना 1 ग्राम कम किए पूरा सोना उसके हवाले कर दिया। वो आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम चाहते तो इस सोने से अपनी तकदीर बदल सकते थे। मस्तान मुस्कुरा कर बोला, दौलत दोबारा आ सकती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। इसी एक फैसले ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रस्ट भी दिलाया। उस दिन के बाद वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं रहा, बल्कि बिजनेस का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। अब उसके पास पैसा भी था, नेटवर्क भी और लोगों का एतबार भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसने अपनी हुकूमत बंदूक के जोर पर नहीं चलाई। जहां दूसरे गैंगस्टर खून खराबा करते थे, हाजी मस्तान पहले बातचीत और समझौते को तरजीह देता था। उसकी एक बात मशहूर थी, जब मसला अल्फाज से हल हो सकता हो तो गोली चलाने की क्या जरूरत है। इसी वजह से कई लोग उसे गैंगस्टर के बजाय बिजनेसमैन समझने लगे। बम्बई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त 3 बड़े नामों के गिर्द घूमता था। हर ग्रुप अपना इलाका चलाता था और छोटी सी बात पर जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन हाजी मस्तान ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने दुश्मनी के बजाय दोस्ती का रास्ता चुना। धीरे धीरे उसने ताकतवर गैंग लीडर्स के साथ अलायंस बना लिया। इस अलायंस ने बम्बई के अंडरवर्ल्ड का पूरा पावर बैलेंस बदल दिया। अब सिर्फ एक इशारे पर करोड़ों रुपए का माल शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता था। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका असर भी हर जगह नजर आने लगा। कहते हैं उसके बेंगलोर के बाहर रोज गरीब और मजबूर लोग मदद के लिए खड़े होते थे। कोई बेटी की शादी के लिए पैसा मांगता, कोई इलाज के लिए। कई वाकयात में बताया जाता है कि हाजी मस्तान उनकी मदद करता था। इसी वजह से कुछ लोगों ने उसे रॉबिन हुड ऑफ मुंबई भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि उसकी दौलत की बुनियादी जरिया स्मगलिंग थी। इसीलिए उसकी शख्सियत हमेशा तारीफ और तनकीद के दरमियान रही। उसकी शान और शौकत सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक महदूद नहीं रही। धीरे धीरे बॉलीवुड के दरवाजे भी उसके लिए खुल गए। फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स उसके स्टाइल और पर्सनैलिटी से मुतासिर होने लगे। सफेद कपड़े, काला चश्मा, महंगी घड़ियां और आराम से बात करने का अंदाज उसकी पहचान बन गया। कई लोग मानते हैं कि बॉलीवुड के कुछ मशहूर कैरेक्टर्स उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुए। उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं लगती थी, लेकिन हर ताकत की एक हद होती है। 1970 के दौर में सरकारी एजेंसीज ने स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। नए ऑफिसर्स आए जो रिश्वत लेने को तैयार नहीं थे। कई कंसाइनमेंट्स पकड़े गए और हाजी मस्तान का नेटवर्क पहली बार प्रेशर में आया। इमरजेंसी के दौर में उसे गिरफ्तार भी किया गया और उसे काफी अरसा जेल में गुजारना पड़ा। यहीं उसकी सोच में एक बड़ी तब्दीली आई। कहते हैं जेल के दिनों ने उसे एहसास दिलाया कि हर दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। जेल से बेहतर आने के बाद उसने धीरे धीरे स्मगलिंग से दूरी बनाना शुरू। वो सियासत और सोशल एक्टिविटीज की तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन सियासत का मैदान अंडरवर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ एक वक्त उसका नाम सुनकर लोग बदल जाते थे, वहीं बैलेट बॉक्स के सामने उसका असर कमजोर पड़ गया। वो कभी वो सियासी मकाम हासिल नहीं कर सका जो उसने अंडरवर्ल्ड में बनाया था। इसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभर कर सामने आया, दाऊद इब्राहिम। नई नस्ल, नया तरीका और ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। धीरे धीरे पुराने उसूल खत्म होने लगे और नया दौर शुरू हो गया। हाजी मस्तान का इन्फ्लुएंस कम होता गया और दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। वक्त ने एक और बार साबित कर दिया कि दुनिया में कोई ताकत हमेशा नहीं रहती। 1994 में हाजी मस्तान इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तारीख लिखी जाती है तो उसका नाम सबसे अलग नजर आता है। एक ऐसा आदमी जिसने बिना अपने हाथ से गोली चलाए एक पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, जिसने
वफादारी को दौलत से ऊपर रखा, लेकिन अपनी दौलत एक गैर कानूनी निजाम से बनाई। शायद इसीलिए हाजी मस्तान की जिंदगी को सिर्फ हीरो या विलन कहना आसान नहीं, वो एक ऐसी पेचीदा शख्सियत था जिसने मुंबई की तारीख पर अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ दिया। आखिर एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर हाजी मस्तान ने जुर्म का रास्ता ना चुना होता तो क्या वो फिर भी इतना ही मशहूर होता, या उसकी कहानी सिर्फ मुंबई की भीड़ में खोकर रह जाती।